वक्त की रफ्तार। मेरे सामने एक नन्हा सा घर है, किसी ने बड़े प्यार से मुझे दिया है। यह घर हमारा सपना है। विद्या, तुम मेरी पत्नी हो, यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है मेरी। और हमारा घर, इसे बादलों की छांव की जरूरत नहीं, धूल भरे रास्तों की जरूरत नहीं। दुख खड़े है गांव में या गांव खड़ा है दुख में, इसका भी सवाल नहीं। यहां आंसुओं का भी मोल है, उमंगे है, उम्मीदें हैं, हसरतें हैं। ईंट पत्थरों के इस शहर में हमारे सपनों का घर है। आज तुम ठीक लग रहे हो। उस दिन क्या हुआ था? पता नहीं, कभी कभी कुछ हो जाता है। तुम्हारा वो रूप देखकर मैं तो डर गई थी। कितने डिप्रेस लग रहे थे। डिप्रेशन का क्या है सुप्रिया, जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। लेकिन तुम जैसा मैच्योर्ड इंसान। अब छोड़ो भी, मैच्योर्ड होने से क्या फीलिंग्स मर जाती हैं? आखिर मैं भी इंसान हूं, इंसानों के जज्बात हैं, गम है, खुशी है। अच्छा, तो इस वक्त क्या है? आज भी बहुत खुश हूं। कितनी कोशिशों के बाद में आज कामयाबी मिली है। विद्या अपने पति का घर छोड़ के दीन के बंगले में जो रहने आ गई है। सुरेन, आज मैं भी बहुत ही खुश हूं, क्योंकि आज मेरी प्यारी सहेली एक ऐसे इंसान के चंगुल से बच निकली है जिसके साथ उसका भविष्य भी अंधेरे में आ जाता। सुप्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सिद्धांत अपने उसूलों से कंप्रोमाइज कर ले और विद्या के साथ रहने के लिए चला है? अगर ऐसा हुआ तो हमारा करा धरा मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं सुरेन, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत को अपने उसूलों पर इतना घमंड है कि वो उसकी बात नहीं मानेगा। विद्या ने अपना घर छोड़ दिया है, इसका मतलब यह है कि उसने सिद्धांत को छोड़ा है। सिद्धांत अब अगर उसके पास कभी नहीं जाएगा। हाँ, दुखी हो गई थी बेचारी। ये जख्म भी बढ़ जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। हाँ योगेश, हम क्या पाने के लिए क्या खो रहे हैं, इस बात का हिसाब लगाना होगा ना। कैसा हिसाब निकिता? जज्बात और जुनून की क्या कीमत हो सकती है? ये सब वो बातें हैं जिन्हें तराजू के पलड़े में नहीं तोला जाता। मुझे प्रजासत्ताक को पाना है, और उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मगर अब क्या परेशानी है योगेश? भैया आपकी मदद करना चाहता है और आप खुद नया अखबार चलाने के काबिल हैं। तुम ठीक कह रही हो निकिता। नितिन का दिल बहुत बड़ा है, वो मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं ले सकता। आखिर क्यों? इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है निकिता। मैंने उसे इसलिए मना नहीं किया क्योंकि वो बुरा मान जाता, और इसीलिए उसके पेपर्स रख लिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। निकिता, क्या पैसा हमारे पास नहीं है? मैं डैड से मदद नहीं लूंगा, लेकिन इतना पैसा तो मेरे पास अब भी है कि मैं अपनी खुद की प्रेस शुरू कर सकता हूं, और फिर मेरे नाम से
कई फाइनेंस कंपनीज मुझे लोन भी दे देंगी। नितिन को सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर सिक्योरिटी रखने के लिए क्या हमारे पास कम प्रॉपर्टीज हैं? ऐसा है तो आप रुके क्यों हो, मजबूर क्यों हो? शुरू क्यों नहीं कर देते अपना कारोबार? नहीं निकिता, नए अखबार को एस्टैब्लिश करने में कम से कम 3-4 महीने का वक्त लगेगा। तब तक प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। मुझे जो कुछ भी करना है वो सहकार के जरिए करना है, और इस वक्त सहकार को जिंदा रखने के लिए मुझे डीएम से मदद लेनी ही होगी। ऐसा मत करो योगेश, आप अपनी चैन का गला खुद घोंट रहे हैं। निकिता, मेरे पास कोई और भी रास्ता होता तो मैं उसे जरूर अपनाता। इस वक्त जो सामने है मुझे उसी का सामना करना है बस। भाई मधुकर, इन दिनों सत्यनारायण जी किस किस से मिल रहे हैं और हमारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, वो बातें हम तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे जासूस हर जगह हाजिर हैं हुजूर। और सत्यनारायण जी को तो इस बात का पता ही नहीं चलेगा हुजूर कि उनका आदमी कौन सा है और हमारा कौन सा है। ये काम इतना आसान नहीं है मधुकर। सत्यनारायण का ताल्लुक उस खानदान से है जहां बच्चा पहले राजनीति सीखता है और चलता बाद में। मैं जानता हूं हुजूर, लेकिन हुजूर मुझे भी आप कुछ कम मत समझिए। मैंने भी आपसे राजनीति का पाठ सीखा है हुजूर, आपका राइट हैंड हूं हुजूर। और मैंने भी हुजूर बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, और मेरी जानकारी के मुताबिक हुजूर सत्यनारायण जी ने कल होम मिनिस्टर से 2 घंटे तक वार्तालाप किया, लेकिन इसका विषय सिर्फ देश सेवा था। आपके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई हुजूर। और अब कल सत्यनारायण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है हुजूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस? सत्यनारायण ने पत्रकारों को हमेशा अपने आप से दूर रखा है, और अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि कल शाम को पार्टी के अधिवेशन की शुरुआत है। देखिए हुजूर, अगर योगेश ने सहकार में आपके बारे में सफाई छाप दी होती तो काम आसान हो जाता, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि आप और बंगाल घोटाला अधिवेशन के यही 2 चर्चा के विषय रहेंगे हुजूर। हाँ, चर्चा तो होगी, जरूर होगी, लेकिन चर्चा का विषय क्या होगा ये सत्यनारायण नहीं बल्कि हम तय करेंगे। लेकिन हुजूर, आपने कहा था कि अगर योगेश ने आपकी सफाई नहीं छपवाई तो आप सहकार की छपाई रुकवा देंगे, लेकिन सहकार तो अब भी छप रहा है, और वो भी दिवाकर की मदद से। आपने उसे रुकवाया क्यों नहीं हुजूर? हम चाहते तो रोक देते, लेकिन हम ही उसे चलने दे रहे हैं। लेकिन क्यों हुजूर? देखिए जनाब, बिना नाक बंद किए मुंह कभी नहीं खुलता है हुजूर। मधुकर, हम कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करते। हमने सहकार का छपना बंद नहीं कराया। अगर बंद कराते तो योगेश कोई और रास्ता ढूंढ लेता। हम नाराज होकर सही, लेकिन योगेश की मदद तो कर रहे हैं। आगे आगे देखो कि हमारी ये चाल क्या रंग लाती है। अच्छा ये बताओ कि सत्यनारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब और कहां है? कल हुजूर, कल सुबह 11 बजे उसी रेस्ट हाउस में जहां के सत्यनारायण जी ठहरे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। इस बार आपने बहुत दिनों बाद पत्रकारों को याद किया। जी हाँ, मैं खुद इस बार मुंबई बहुत दिनों बाद आया हूँ। केंद्र में हालात ही कुछ ऐसे थे कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। सर, पिछले इलेक्शन में आपकी पार्टी को बहुमत मिलेगा ऐसा आपका दावा था? नहीं, ऐसा दावा तो हमने कभी नहीं किया था।
बल्कि मैं तो पहले से ही मिलजुल कर काम करने के पक्ष में रहा हूं। हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है। जब तक हम सत्ताधारियों को सवाल करने की सीट पर बैठे हैं, तब तक प्रजातंत्र की रक्षा हमसे अच्छी तरह से होगी। मेरे ख्याल से तो आप लोगों का और हमारा काम एक ही है। सर, अगर आपको सत्ता में शामिल होने का मौका मिला तो आप क्या करेंगे? मेरे विचार से जो सत्यवादी हैं, जिनके पास अपने कुछ आदर्श हैं, जिनके पास देश के लिए, देश की जनता के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम है, ऐसे बुद्धिवादी नेताओं को सत्ता में शामिल कर लेना चाहिए। राज चलाने का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए। सर, आपकी पार्टी का अधिवेशन होने वाला है, उसी की पृष्ठभूमि में एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जो भ्रष्ट नेताओं की सूची है उसमें आपकी पार्टी के नेताओं का नाम प्रमुख है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नाम होने दो, नाम तो लेने के लिए ही होते हैं। मतलब जो इल्जाम लगाए गए वो झूठ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे सीधे सीधे ही पूछती हूँ। बंगाल तूफान पीड़ितों के फंड के लिए करोड़ों रुपए जमा किए गए और उस निधि में लाखों रुपयों का गबन हुआ। उस समिति के अध्यक्ष दिव्यमोहन जी थे और जाहिर सी बात है कि वो गबन उन्होंने ही किया। क्या आपकी पार्टी कोई एक्शन लेगी उसके लिए? अखबार में खबर छपी है, आरोप जरूर लगा है और पार्टी ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। सर, गंभीरता से लेना और एक्शन लेने में बहुत फर्क है। और ये अंतर भी मिट जाएगा, ये सत्यनारायण का वादा है। मतलब दिव्य मोहन जी पर पार्टी एक्शन लेगी? जो भी दोषी हैं उनको सजा जरूर मिल जाएगी, इतना मैं कहूंगा। जब सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो नाम लेने में क्या हर्ज है? सारी बातें क्लियर नहीं है। मैं पूरी जांच पड़ताल कर रहा हूं। जिन जिन लोगों के नाम इस घोटाले में लिए जा रहे हैं उनकी पूरी इंक्वायरी हो रही है और जो भी गुनहगार होंगे वो देशद्रोही हैं, उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा, चाहे पार्टी में उनका कितना भी वजन हो। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सारे सबूत मैं आपके सामने रख दूंगा। अच्छा, नमस्ते, फिर मिलते हैं अधिवेशन में। हाय। हाय, अरे तुम कब आई? अभी आ रही हूँ। अच्छा, कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी रही। सत्यनारायण जी जैसे आदमी से बात करना सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ, सो तो है, मैंने भी इसका अनुभव लिया है। तुमने सचमुच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी। क्या करता, यहाँ पे इतना जरूरी काम था। वैसे उन्होंने मुद्दा क्या उठाया? बहुत सारी बातें हुई देश को लेकर, पार्टी को लेकर, जो कि होनी थी, लेकिन खास मुद्दा उन्होंने वो उठाया जो कि डीएम से संबंधित था। ओह, यानी कि बंगाल वाला ना? उनका क्या मानना है? उन्होंने साफ साफ तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने पूछा तो भी टाल गए। बाद में कहने लगे कि वो उसे सजा जरूर दिलाएंगे जो कि कसूरवार है, चाहे उनकी पार्टी का आदमी ही क्यों ना हो। हाँ, यानी कि इस बात का उन्होंने इशारा कर दिया है कि इस मामले में डीएम का हाथ जरूर है। लेकिन अभी सिर्फ इशारा ही किया है। अधिवेशन से पहले वो नाम भी जाहिर करेंगे। तो यूं समझ लो आभा कि डीएम के राजनीतिक करियर की नैया अब डगमगाने लगी है। जो किया है वो भरना तो पड़ेगा ही। विलास आ गया? हाँ, ऑफिस से लौट चुका है, बस फ्रेशन अप होके पहुंच ही रहा होगा। रंजीत दिल्ली पहुंचा? हाँ, उसका फोन आया था। आओ विलास, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ। कैसी रही तुम्हारी न्यूयॉर्क की ट्रिप? बस भक्त ही भक्त हो गए हमारे वहां पर। अगले महीने से तो न्यूयॉर्क में आश्रम का काम भी शुरू हो जाएगा। मैडम, इस फाइल में यहाँ के तमाम डेवलपमेंट रिपोर्ट्स मौजूद हैं।
उसका आर्टिकल छापने से इनकार कर दिया था। फिर से कोशिश करनी चाहिए। जब तक कामयाब ना हो जाए, कोशिश करते रहना चाहिए। मगर ये कैसे हो सकता है? डीएम को फिर से उकसाना होगा कि वो योगेश से ये न्यूज छपवाए। मगर अगर योगेश को डीएम ने सपोर्ट किया तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। उस मुश्किल का हल भी ढूंढ लेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये मुश्किल मोल लेना जरूरी है। हेलो। हेलो डीएम साहब, नमस्कार। कौन? सिद्धि देवी। नमस्ते। बड़े भाग हमारे जो आज खुद आपने हमें फोन किया। आप ही भूल गए हैं हमें डीएम साहब। जब भी दिल्ली आते हैं तो हमारे आश्रम का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। हम तो हमेशा मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फोन करो तो मालूम होता है कि देवी जी देश से बाहर गई हुई हैं। होता है डीएम साहब, होता है। अब हमारी सेवा देश से बाहर भी चली गई है। सेवा है, करनी पड़ती है। देवी जी कुछ हमारे बारे में भी सोचिए। आपने हमसे वादा किया था कि सत्यनारायण जी के सारे वफादार एमएलए हमारा समर्थन करेंगे। क्या हुआ आपके इस वादे का? आपने हमारे हाथ बांध दिए डीएम साहब। बस कुछ होने ही वाला था कि ये बंगाल तूफान का पछड़ा खड़ा हो गया।